अपन बात बनाते हैं अपनी। चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आगे बढ़ाया जाए और आज की क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला टाइप करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन आप लोग पहले बिल्कुल नोट नहीं करोगे, मैं सारे के सारे पॉइंट्स बोर्ड पे बनाऊंगा और उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। ठीक है बेटा, ये फंडा क्लियर हुआ। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, SN2 रिएक्शन करने वाले हम। सबसे पहला पॉइंट इसका है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो वन स्टेप का ही है। ठीक है, अब सर ये मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म पूरा रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है कि इसमें हुआ क्या है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मेरे पास एक हेलो एल्केन है और आपको पता है कि कार्बन के अगर 4 बॉन्ड होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। ऑल्दो मेरे को वेज और डैश भी बना सकता था, मैं वेज और डैश पढ़ा चुका हूं ना। 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, एक आपकी तरफ और एक आपसे दूर। तो मैंने अभी वो नहीं बनाया, मैंने एक बार सिंपल रखने के लिए सीधे सीधे बॉन्ड बना दिए, पर ये है टेट्राहेड्रल। अब इसके अंदर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपसे चलो मैं सवाल ही पूछ लेता हूं, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है और हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव है, ये तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करती है, तो मुझे पता है इसने इस कार्बन पे अटैक करना है। अब अटैक करने सामने से आए ज्यादा बेटर फील होगा या पीछे से आए आराम से काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है, आगे से आराम से काम होगा या पीछे से आराम से काम होगा? बोलिए, बताओ। फ्रंट साइड से अगर अटैक करेंगे तो ये इतना बड़ा ग्रुप इसको रिपल्शन देगा, तो ये वाला काम हम लोगों ने नहीं करना। ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, आपको अगर पॉइंट बनाना है तो बना लेना, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं करना पसंद करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड मींस ऑपोजिट साइड, जिस पे हेलोजन लगा उसके उल्टी साइड से अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल एक नए रिश्ते की शुरुआत करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है और उसी साइड पे हेलोजन जो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता था वो लेके जा पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन को कहेगा कार्बन तू टेंशन मत ले, इसे जाने दे, और ये बॉन्ड ब्रेक की तरफ चला जाएगा। और बाकी ग्रुप को आपने छेड़ा भी नहीं, तो बाकी ग्रुप को आपने एज इट इज बना दिया। अब कार्बन के कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये बताओ अभी करंट स्टेट पे। इस करंट स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। अनस्टेबल है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनेगी, बहुत ही ज्यादा कम। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल आएगा और पीछे की साइड पे जुड़ जाएगा और Br माइनस बन के बाहर चला जाएगा। सर आपने यहाँ पे ये 2 स्टेप मार दिए, हमने लिखा 1 स्टेप है। देखिए यार, ये ट्रांजिशन स्टेट के स्टेप को काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, अनस्टेबल। किस वजह से अनस्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बनते नजर आ गए? 5, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक बार के लिए था ये, पर इतना अनस्टेबल था कि इसमें से कुछ ना कुछ टूटेगा, कार्बन के वापस से 4 बॉन्ड बनेंगे और 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है बेटा, यस और नो? तो आपको एक बात याद रखनी है कि बैक साइड से अटैक होना है इसमें। किसमें? जब आपने कौन सी रिएक्शन करानी है? SN2 करानी है। ये फंडा क्लियर हो गया एक। दूसरी बात, ये हेलोजन फॉर सपोज फ्रंट साइड पे लगा था, तो ये न्यूक्लियोफाइल किस साइड पे लग गया? बैक साइड पे। तो जो कन्फिग्रेशन थी वो पलट गई। कन्फिग्रेशन क्या थी बेटा? पलट गई। जैसे आपने RS कन्फिग्रेशन करी थी ना मेरे साथ, फॉर सपोज मैं बोलता हूं R है तो फिर दूसरी वाली ऐसे पलट गई।
तो मैं इसको बोलूंगा इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगी सर जी, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगी। गॉट इट? यस और नो? चलो आप एक बात बताओ, इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन का रेट एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफाइल के। अगर न्यूक्लियोफाइल जबरदस्त आ जाए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, तो फटाफट से अटैक मारेगा। दूसरा, ये जो आपका पूरा मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इस पे भी डिपेंड करेगा। यस और नो? जब आप मेरे साथ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लोगे तो एक इक्वेशन सी बन जाएगी इस तरीके से, कांस्टेंट लगा दिया एक, और इसका ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज, विल बी कॉल्ड बायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर का देखो, इसका अगर आपको मतलब अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तो समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लीजिए, हमने करना है अभी। पर आप ये तो समझ सकते हो कि इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल का हाथ है, एक न्यूक्लियोफाइल का और एक सबस्ट्रेट का। न्यूक्लियोफाइल अगर फटाफट से आके अटैक कर जाएगा तो बीआर को भगा देगा और खुद लग जाएगा। 2 लोगों का हाथ आपको सामने आ गया कि किस किस का हाथ है। यस और नो? पक्का? दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, ये जो इन्वर्जन है इसका नाम वोल्डन इन्वर्जन होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका? वोल्डन इन्वर्जन। ये फंडा क्लियर हुआ? एक पॉइंट आपको। अब दूसरा पॉइंट सुन लो बेटा, नोट कर लेना, वेट करो अभी एक बार। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल का मतलब होता है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो आप फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में आपका रिएक्टेंट था, फॉर सपोज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है, मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, मतलब रिएक्शन फ्रंट साइड पे चलेगी, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइए, कोई भी काम अगर केमिस्ट्री में होता है तो वो किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? स्टेबल होगा। और केमिस्ट्री के अंदर अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो अनस्टेबल होता है, और अगर एनर्जी कम होती है तो वो चीज स्टेबल हो जाती है। फंडा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो यार। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स अगर यहां थे तो फिर एक बीच में बनी ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। ट्रांजिशन स्टेट को मैंने टीएस लिख दिया, ट्रांजिशन स्टेबल लिख रखा मैंने यहां, ट्रांजिशन स्टेट। अरे बोलो यार, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट को टीएस लिख दिया। ये टीएस अनस्टेबल था, इसकी एनर्जी और हाई गई, और फिर जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। प्रोडक्ट बना तो एनर्जी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। अब आप खुद सोचिए कि ये रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी ज्यादा से एनर्जी कम हो गई, बाकी गई किधर? लूज हो गई। लूज हो गई एनर्जी तो रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच इसमें क्या रहेगा? नेगेटिव। और ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। इसका रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरीके से नया आएगा कि पहले एक बीच में हम्प होगा और फिर ये नीचे। ये बात आपको समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? आ जाओ एक और पॉइंट आ जाओ। इसमें जो सॉल्वेंट यूज्ड होगा वो आपका होगा पोलर एप्रोटिक। कौन सा यूज होगा बेटा? सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक। किसमें? SN2 में। आपसे मेरा सवाल है कि पोलर प्रोटिक क्यों नहीं होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक 2 तरीके के सॉल्वेंट थे ना बेटा जी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सॉल्वेंट कौन सा यूज हुआ बेटा जी? पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्यों नहीं होगा? आप लोग ये सोचिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा क्या गड़बड़ कर देगा कि उसको नहीं लिया यहां पे? क्या कर देगा? मतलब
H प्लस डोनेट करता है। चलो एक डिफरेंस ये था पोलर प्रोटिक में कि H प्लस डोनेट करते हैं, ए प्रोटिक वाले नहीं करते। नहीं, चलिए सुनिए, फिर ध्यान से सुनिए। देखिए आपको एक टॉपिक करवाया था सोल्वेशन का, करवाया था, और ये बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोल्वेशन करते हैं अनायन की। मैं यहाँ पे बात केवल अनायन की करूंगा, कटायन का कोई लेना देना नहीं है। पोलर ए प्रोटिक सोल्वेशन अनायन की नहीं करता है, पर पोलर प्रोटिक अनायन की सोल्वेशन करता है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैंने पोलर प्रोटिक लिया होता तो न्यूक्लियोफाइल को सराउंड कर लेता चारों तरफ से, इसकी सोल्वेशन कर देता, इसका नेगेटिव चार्ज सप्रेस कर देता, इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर कम कर देता, तो फिर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं रह पाता। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की क्या कम कर देता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देता है। इसलिए SN2 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल नहीं है। लेने पोलर थे तो कौन सा लूं, पोलर ए प्रोटिक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाकी पॉइंट्स एक बार लिखवाता हूं, 5 मिनट देता हूं पूरे, आप इसको आराम से नोट कर लो। अभी बता दो तुम, इसके बाद ये जगह भर गई है। स्टीयरिक ये वाला पूछ रहा है तू, यहां पे वैसे पूछ रहा है ना? ठीक है, जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक।
नोट हो गया? चलो देखो भाई, फिर नोट हो गया तो पहले आपको मैं ये एक रिएक्शन करके बताता हूँ, आपको थोड़ा बढ़िया से क्लियर होगा। और देखिए, फॉर सपोज आपके पास ये कुछ इस तरीके से कहानी आ जाए, यहां पे ये बनेगा वेज, और ये बनेगा क्या बेटा, डैश। वेज और क्या बनेगी बेटा, डैश। यहां पे लगा दो हेलोजन, यहां पे क्या लगा दो, हेलोजन, और यहां पे लगा दिया मैंने CH3। इसमें डाल दिया मैंने KCN। क्या डाल दिया बेटा, तो K पे प्लस और CN पे क्या आएगा, माइनस। CN का माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब आप ये बताइए कि ये रिंग प्लेन में है, वेज और डैश दिख रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। और ये रिएक्शन मेरे को करवानी है SN2। क्या करवानी है, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैकवर्ड होता है, जहां जिस साइड पे हेलोजन है उसके पीछे से अटैक करेगा। अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो आपको ये नहीं लगता कि ये अब CN जो बनेगा वो इस पे बनेगा, यस और नो, डैश पे बनेगा। और ये जो CH3 था, फिर ये इसको किस पे जाना पड़ेगा, इसको वेज पे जाना पड़ेगा। क्या आपको इन्वर्जन वाला केस समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दो। ये फंडा क्लियर हुआ, ये मैंने आपको वेज और डैश में। अच्छा चलो फिशर में देख लो। फॉर सपोज और आपने न्यूक्लियोफाइल डाला SH माइनस। क्या न्यूक्लियोफाइल डाला, SH माइनस। SH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक करेगा और इसे भगाएगा। ये रहा कार्बन, अरे बोलो, पीछे से अटैक करेगा, तो ये जो होते हैं ये फ्रंट की तरफ होते हैं। अब ये अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो SH जो है वो इस साइड पे बनेगा और ये वाला H इधर चला जाएगा, बाकी दो एज इट इज रहेंगे। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ, ये सॉल्व, ये ओके है। अच्छा आपको सर ये आप न्यूक्लियोफाइल कैसे बना रहे हो, तो आप एक बात देख लो पहले। फॉर सपोज आपके पास RX था, क्या था, RX में डाला अगर आप लोगों ने एक्वस KOH, क्या डाला बेटा, तो एक्वस KOH में K पे प्लस और OH पे माइनस। अब इस पे प्लस होता है और इस पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल किस पे आता है बेटा, इस पे, और इसको क्या करता है, भगा देता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, OH माइनस, तो OH माइनस किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या बना लेगा, ROH। ठीक है, फॉर सपोज आपने ले लिया R डैश O पे माइनस Na प्लस, तो अब O का माइनस और R डैश न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, तो ये RO क्या हो गया, R डैश। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर सपोज आपने ले लिया R डैश MgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बुलाएंगे इसको। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल पे प्लस और कार्बन पे माइनस, तो कार्बन का माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, और R के साथ जुड़ के R डैश बन जाएगा। फॉर सपोज आपने ले लिया R डैश Li, R डैश इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये भी R ले रखा है। मेटल पे प्लस और कार्बन पे माइनस, कार्बन का माइनस इसके साथ अटैक करके R डैश बना लेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। फॉर सपोज आपने ले लिया R C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस Na प्लस, R डैश कर लो इसको। कार्बन पे माइनस है
और Na पे प्लस है तो कार्बन का माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, और ये क्या बना लेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया NaN3, तो Na पे प्लस और N3 पे क्या है माइनस, N3 किस पे अटैक करेगा आर के साथ और कंपाउंड बना लेगा कुछ इस तरीके से, ये N3 इस तरीके से बना लेगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये मैंने ले लिया था KCN ऑलरेडी लेके बता चुका हूँ KCN में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। अगर SH लिया है तो आप इसको KSH कह सकते हो, K पे प्लस और SH पे माइनस। तो ये सारे आपने क्या देख लिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। आपको ज्यादातर अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो एक्वस KOH KCN हद से हद आपको यही सब देखने को मिलता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देते हैं। पर आपने यहाँ पे क्या देखा कि क्या चीज डालने पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और वो रिएक्शन देगा कैसे। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाले हैं तो आपको पता तो हो कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, फिर ही तो आप काम करोगे आगे। अरे SN2 तो बाद में कराओगे ना, न्यूक्लियोफाइल तो पहले पता होगा ना, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं पता होगा तो फिर SN2 क्या कराओगे। अरे बोलो, बना लो, जल्दी करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। चलो देखो आगे लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। ठीक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। साथ साथ ये लिख सकते हो, मैं बनाता जा रहा हूं, पॉइंट्स भी साथ साथ आप नोट कर लेना इसके, तो लिख सकते हो साथ साथ। देखिए सबसे पहली बात तो यहां पे स्टीयरिक हिंडरेंस की बात आएगी, पहला पॉइंट, और वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्शन। तो पहले आप 3 डिग्री का हेलो एल्केन बना लीजिए, ये 3 डिग्री का बना लिए हैं, फिर आप 2 डिग्री का बना लेना, ये कितने डिग्री का बना लिया है, 2 डिग्री का बना लिया, फिर आप 1 डिग्री का हेलो एल्केन बना लो, और फिर आप नॉर्मल बना लो। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पे हमने क्या करानी है, SN2 रिएक्शन। एक बार रुकना, लिखना छोड़ो, बोर्ड पे देखो। मेरे को यहां पे क्या करानी है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल भैया को किस कार्बन पे अटैक करना है, इस बीच वाले कार्बन पे अटैक करना है। क्यों? क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव था। अब आप बताओ 3 डिग्री के केस में क्या न्यूक्लियोफाइल अंदर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा ना। न्यूक्लियोफाइल को मोटे मोटे ग्रुप क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये X को यहां से जाने में थोड़ी, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक ही नहीं कर पाएगा तो फिर ये क्यों जाएगा, प्रॉब्लम होगी उसको जाने में भी। गॉट इट, यस और नो? तो इसका मतलब सबसे आसान काम यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां कुछ और है ही नहीं साइड में। फिर 1 डिग्री में, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा हिंड्रेंस तो मिला होगा, यहां पे और ज्यादा मिला होगा, और यहां पे तो बहुत ही ज्यादा मिला होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आई, यस और नो? ये बताओ पहले, पक्का? आगे बढ़ जाएं? सुनो एक बार, रुक जाओ, सेकंड पॉइंट भी देख ही लो लगे हाथ। लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अगर फॉर सपोज करो कि कार्बन में डिग्री का फर्क ही ना हो, मतलब सारी एल्काइल चेन सेम लगा दी, एल्काइल ग्रुप सब में सेम लगा दिए, पर अब हेलोजन अलग कर दिए, तो आप एक बात बताओ, SN2 रिएक्शन जितना जल्दी लीविंग ग्रुप जाएगा इस पे भी डिपेंड करती थी। तो आपको पता है कि आयोडीन का साइज इनमें सबसे ज्यादा है, ओवरलैपिंग पुअर होगी, बॉन्ड वीक होगा, सबसे बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है, RI। तो सबसे ज्यादा SN2 किस में हो जाएगी, RI में हो जाएगी। बोलो यस और नो? ये फंडा क्लियर हो रहा है? इसे करो नोट, आगे बढ़ते हैं। लीविंग ग्रुप जितना ज्यादा बढ़िया है उतनी ही जल्दी SN2 होगी, ठीक है ना? नोट हो गया बेटा? डन? बढ़ जाएं आगे। चलो देखो, सुनो, देखो, इसको हटा दीजिए सर, और कहानी बताइए। देखो भाई, अगर मैं बना दूं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक उठा लूं, चलो मैं, अच्छा कंपैरिजन कर रहा हूं एलिफेटिक का, तो यार एक बात देखिए, एलिफेटिक चेन तो आपकी सिंपल कार्बन वाली चेन होती है, आपको पता है ना। मैं एलाइलिक पोजीशन बना देता हूं खाली। एलाइलिक पोजीशन ये होगी, यस और नो? पहले ये बताओ, ये कार्बन एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाली, और बेंजाइलिक भी कुछ ऐसी होती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है, यस और नो?
कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, हेलोजन पे कौन सा चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसके पास आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज था, अच्छा इस कार्बन पे पॉजिटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इस कार्बन पे माना पार्शियल पॉजिटिव है, पर क्या इसको रेजोनेंस नहीं मिल रही, रेजोनेंस मिल रही है, तो रेजोनेंस से एलाइलिक पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है। सुनिए अब ध्यान से, अब यहां भी वही सेम केस है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे क्या डेल्टा पॉजिटिव और इस पे क्या डेल्टा, पर यहां पे रेजोनेंस किससे मिल रही है, बेंजीन से, तो यहां रेजोनेंस ज्यादा मिल रही है। तो अगर मैं बात करूं बेंजाइलिक की, तो बेंजाइलिक पोजीशन में SN2 थोड़ी सी और फास्ट होगी एज कंपेयर टू एलाइलिक, एज कंपेयर टू एलिफेटिक की अगर बात करूंगा। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ? SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपको कंपैरिजन आ गया तो बोलो यस और नो। यस, एक बार कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लेना ये बात खुद से नोट पॉइंट बना के, ठीक है। Due to resonance stabilization to the electron deficiency of carbon, the attack of electrophile will be more. Therefore its reactivity is more towards SN2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। न्यूक्लियोफाइल है वैसे, इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया मैंने, न्यूक्लियोफाइल है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। बेंजाइलिक में रेजोनेंस ज़्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू एलाइलिक, ठीक है। चलिए हेडिंग बदल दीजिए अब, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोलो यार, और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होंगी, SN1 वाली, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको कुछ नोट नहीं करना है, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। मैं इसमें पहली बात तो यह है गौर फरमाने की कि ज्यादा डिग्री का हेलो एल्केन उठा रहा हूं, ठीक है। अब हेलो एल्केन पहला स्टेप थोड़ा स्लो रहेगा, स्लो स्टेप को रेट डेटरमाइनिंग स्टेप बुलाया जाता है, शॉर्ट में RDS बुलाया जाता है। अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाती है
तो वो 2 स्टेप से होके जाती है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म ले रहा होता है, ठीक है। और इसके पहले स्टेप में हेलो एल्केन खुद ब खुद निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा होता है इसमें, वजह बाद में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा अभी होता है। अगर ऐसा होता है तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक कार्बोकटायन, मतलब इसके फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो गया यार, ओए होए, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, कार्बोकटायन हो गया यार। कमाल की बात है, आपको मैंने बता रखी है कि कार्बन के जब 4 बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, बोलो यस और नो। ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कितनी ले रहा है और ये कैसा हो जाएगा, माय गॉड, ये प्लेनर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल से प्लेनर हो गया। ये सारे के सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में हैं। ये मैं आपको प्लेनर ज्योमेट्री थोड़ी सी बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये सब प्लेन में है। क्या आपको ये फील हो रहा है, यस और नो? अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल के मन में कोई भी आशंका नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा है कि उसको कहां जाना है, कहां जाना है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। अब जब वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की ओर निकला तो कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है कि यार ये तो प्लेनर है, प्लेन है तो पॉसिबिलिटी ऊपर से भी अटैक करने की है और नीचे से भी अटैक करने की, बोलो यस और नो, मैं ऊपर से जाऊं या मैं नीचे से जाऊं। तो न्यूक्लियोफाइल कहता है भाई एक काम करते हैं, 50-50 कर लेते हैं, यानी कि एक बार अटैक पीछे से कर लेते हैं, बैक साइड पे लगा दिया, और एक बार अटैक सामने से कर लेते हैं, एक बार अटैक सामने से कर लेते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, सर नो? ये अटैक दोनों साइड से क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया, एक ही प्लेन में आ गया, तो सामने से आता न्यूक्लियोफाइल यहां से जाए या बैकवर्ड साइड से जाए, 50-50 कर लेते हैं, दोनों साइड से जाएगा। फॉर नाउ इट इज 50-50। तो मैं आपको बोलूंगा जिस साइड पे हेलोजन लगा है, अगर वही वाले साइड वाला प्रोडक्ट है तो आप क्या बोलना, उसमें रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हुई है जी, कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुआ जी। और एक क्या हुई है बेटा, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन है जी। ओहो जी, ये दोनों आपस में 50-50% बने हैं जी। आपको याद है मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स करवाए थे और उसमें एक रेसिमिक मिक्सचर बताया था, बोला था 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, तो क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो ये वही है, ये आपस में कौन है, इनेंशियोमर्स। कौन है ये, एक की कन्फिग्रेशन आर होगी तो दूसरे की, तभी यहां पे एक अगर इन्वर्जन है तो एक क्या है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन है। तो यानी कि इन दोनों के मिक्सचर को क्या बुलाओगे आप लोग, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, बोलो यार, ये फंडे याद आ रहे हैं सारे के सारे के नहीं आ रहे? तो ये रिएक्शन कौन सी है बेटा जी हमारी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कितने स्टेप में हो रही है एक बार देखो यार, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या निकल रहा है, हेलोजन। क्या निकल रहा है, हेलोजन। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। न्यूक्लियोफाइल का काम केवल यह है कि वो कार्बन से जाके जुड़ जाए। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने कोई मदद करी, कोई मदद नहीं करी। एक काम करो, इसे नोट कर लो, ठीक है। और दूसरी जगह पे ना, यहीं पे रोक दी थी क्लास, पूरा हो गया था उनका टाइम, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा खा गए थे वो लोग, ठीक है।
तो अब क्या है ना कि यहाँ से आगे तो फिर मैं एक बार नेक्स्ट में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग इसको एक बार आराम से नोट कर लो, और जो जनता ऑनलाइन बाद में देखेगी वो अब इसके लिए इससे नेक्स्ट लेक्चर देखिए, इसकी आगे की कहानी आपको वही मिलेगी।